45 साल के नितिन नवीन ने बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया। प्रधानमंत्री ने कह भी दिया कि अब नितिन नवीन उनके भी बॉस हैं। पर क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? क्या नितिन नवीन बॉस होना छोड़िए एक शक्ति संपन्न अध्यक्ष होंगे? उनकी नई टीम में कौन लोग हो सकते हैं? और बीजेपी की उस वॉच टावर की कहानी क्या है? वो वॉच टावर की कहानी क्या है जिसने नितिन नवीन को अभूतपूर्व प्रमोशन दिलाया? और अपने भाषण में नितिन नवीन ने उसका जिक्र भी किया। इस पर बात करने के लिए हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर इंडिया टुडे ग्रुप। पंकज झा हैं, पॉलिटिकल एडिटर दी ललन टॉप लखनऊ से। इस बार हमारे साथ वो जुड़े हैं, स्टूडियो में नहीं है। और नीलांजन मुखोपाध्याय जी हैं, जिन्होंने हिंदुत्व की राजनीति पर कई वर्षों से, कई दशकों से नजर रखी है। बाबरी विध्वंस के बाद पुस्तक लिखी उन्होंने, नरेंद्र मोदी पर उन्होंने पुस्तक लिखी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी किताब लिखी है। हिमांशु जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष से अब अध्यक्ष हो गए। वो जो भाषण था पहला, प्रधानमंत्री के भाषण पर भी आऊंगा, उसकी चर्चा बहुत अधिक हुई। उन्होंने कहा कि जब पार्टी के विषयों की बात है तो मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और आदरणीय नितिन नवीन जी वे मेरे बॉस हैं। इस पर अपन आएंगे, लेकिन नितिन नवीन का जो मेडन स्पीच था पार्टी के भीतर, उसके सबसे बड़े हाईलाइट क्या रहे, या उसमें किन बिंदुओं की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है? उन्होंने जेपी नड्डा को कोविड के समय पार्टी की ओर से किए गए कार्यों के लिए शुक्रिया कहा। उन्होंने ये कहा कि कोई व्यक्ति, मैंने नरेंद्र मोदी जी आपसे ग्रीन रूम में बात करके, गुजरात में मैं एक बार जब आपके साथ कार्यक्रम में था और आपके भाषण के बाद ग्रीन रूम में आपसे बात की, और उस दिन मैंने ये जाना कि कोई व्यक्ति बड़ा तब बनता है जब वो लोगों की भावना से खुद को जोड़ता है। पार्टी के भीतर उन्होंने कुछ युवाओं को संदेश भी दिया कि आप पार्टी के वॉच टावर की बात की कि ये वॉच टावर बहुत स्ट्रांग है, आप बूथ स्तर पर, जिला स्तर पर मेहनत से काम करते रहिए, ये वॉच टावर आपको भी कहीं ना कहीं पहुंचा देगा। तो बड़े मैसेजेस क्या क्या, इसके अर्थ क्या क्या निकाले गए? अब भाजपा दफ्तरों में किन किन बिंदुओं की चर्चा अधिक हुई भाषण के बाद? नितिन नवीन ने यह भी कहा कि ये 100 मीटर की जो रेस है, आप इसको 100 मीटर पे मत करिए, ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये मैराथन है, और मैराथन के लिए आपको स्टेमिना चाहिए, स्पीड चाहिए, एक सामंजस्य बनना चाहिए। और उसको लेकर वो लगातार, अभी कार्यकारी अध्यक्ष से अध्यक्ष के बीच में उन्होंने जब भी भाषण दिया है, उन्होंने एक चीज और कही है कि राजनीति जो है वो शॉर्ट टर्म नहीं है, वो लॉन्ग टर्म के लिए है। आप अपना काम कीजिए, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को निभाइए, सही से निभाएंगे, सही नतीजे देंगे, आपका डेडिकेशन अच्छा होगा तो पार्टी आला कमान, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आपको टिक कर लेगा कि आपकी उपयोगिता अब और कहां हो सकती है। नितिन नवीन, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि संगठन में उनके पास एक अनुभव है, 5 बार के वो विधायक है, 2 बार मंत्री रह लिए, उसके साथ साथ युवा मोर्चा के प्रदेश में अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष के पद पे रहे, नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने शहीद नमन यात्रा निकाली, उसके बाद एकता यात्रा थी अनुराग ठाकुर के लीडरशिप में, जिसके एक प्रमुख रणनीतिकार जो है नितिन नवीन थे। और नितिन नवीन सिक्किम के भी संगठन इंचार्ज थे, छत्तीसगढ़ में पहले सह संगठन चुनाव प्रभारी थे और उसके बाद अब संगठन प्रभारी हैं। बड़ी चीज ये है कि आपका दायित्व ये संगठन तय करता है, शीर्ष नेतृत्व तय करता है, और आपको अपने काम पर फोकस करना है, ना इधर देखना है ना उधर देखना है। अगले दिन एक बैठक की जिसमें सभी प्रदेशों के अध्यक्ष थे, सभी संगठन मंत्री थे, सभी प्रदेशों के पूर्व अध्यक्ष थे, प्रभारी थे हर राज्य के। एक चीज कह दी कि आप काम कीजिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए आपको। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिनको जिम्मेदारी है वो लगकर मन से काम करें, कोई इधर उधर नहीं हो, रिजल्ट आने चाहिए और पॉजिटिव आने चाहिए। और नई नियुक्तियां भी विनोद तावड़े को, नई नियुक्ति विनोद तावड़े को जिम्मेदारी दे दी केरला की, लेकिन आप उसमें ये भी देखिए ना कि राम माधव की वापसी हुई जम्मू कश्मीर के बाद, उनको जो है अब बेंगलुरु में की जिम्मेदारी है उनके पास। तो ये कहीं ना कहीं छोटे शहर स्तर के चुनाव हैं, पर वापसी तो हो गई है जी। नहीं, छोटे स्तर के मत कहिए, उसका कारण ये है भूपेंद्र यादव
ग्रेटर हैदराबाद के जब पिछली बार चुनाव थे ना कॉरपोरेशन के, तब भूपेंद्र यादव उसके इंचार्ज थे और गृह मंत्री अमित शाह बहुत माइन्यूट लेवल पर उसको वॉच कर रहे थे, उस पे देख रहे थे हर कामकाज को, और बहुत अच्छा परफॉर्म आया था भारतीय जनता पार्टी का। 44 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने तब वहां जीती थी। तो एक तरीके से जिम्मेदारियां तय कर दी हैं कि आपको काम करना है। ये नहीं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अगर आपको जिम्मेदारी नहीं दी है तो आप बड़े नेता हैं तो आप नहीं, आपको डेडिकेट होके काम करना है। ठीक है नीलांजन जी, एक सवाल जो एक जिसमें बात निकली ना वॉच टावर वाली, आपने इतने लंबे समय से बीजेपी और मतलब उसकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका मातृ संगठन, दोनों को देखा है, कवर किया है। एक पिछले कुछ वर्षों से, या अब बार बार ये बात होती है प्री मोदी और शाह के एरा से और अब में, ये जो वॉच टावर है, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसमें किस किस का फीडबैक शामिल होता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक समय बड़ी भूमिका होती थी, क्या बाद के दौर में वो कुछ सीमित होती गई है? जिसको कहते हैं ना कि पार्टी में किस को इम्प्रेस होना जरूरी है आपके एलिवेशन के लिए, तो आप इसका इंटरप्रिटेशन, आपकी इसकी व्याख्या क्या है? कुछ पुराने उदाहरणों के साथ भी अगर आप बताना चाहें। देखिए, पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद उसके चरित्र में और उसके कार्यकाल के जो स्टाइल है, इन दोनों में काफी हद तक फेरबदल हुआ है। हम लोग पहले की जो 2014 की जो पहले की जो पार्टी थी, उसके बारे में बोला जाता था कि वो एक कॉलेजियल स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। वो एक खास अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करता था, अनफॉर्चुनेटली मेरे को उसका हिंदी नहीं आता। कॉलेजियल स्टाइल है मतलब कि मैं समझा सकता हूँ कि बातचीत करके, बोलचाल करके, मतलब उसके बारे में जी। अगर कोई मतभेद भी है तो उसको बातचीत के द्वारा उसको एड्रेस करके रिजॉल्व किया जाता था, उसी तरह से बातचीत होती थी। 2014 के बाद से मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा, मतलब एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आता है और उसी के बाद काम होता है। मुझे चर्चा का बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं दिखाई देता। अब नितिन नवीन जी का सिलेक्शन ही देखिए, जब 15 दिसंबर को जब उनका नाम घोषणा की गई कि वो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट होंगे, तो उस समय कोई जिक्र नहीं हुआ था कि ये फैसला लेने वाला पार्टी के अंदर कौन सी बॉडी थी। कम से कम मेरे ज्ञान में मतलब ये कोई नहीं हुआ कि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला था या नेशनल एग्जीक्यूटिव का फैसला था, या कुछ लोगों ने ऐसे ही मतलब आपस में बातचीत करके ही तय कर लिया। तो इसका डिक्लेरेशन नहीं हुआ था। पहले की जो मुझे पार्टी की याद आती है, उसमें मतलब बकायदा बोला जाता था हर फैसले के बारे में। ये फैसला नेशनल एग्जीक्यूटिव में लिया गया, पार्लियामेंट्री बोर्ड में लिया गया। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात करें अगर हम, तो 2024 के चुनाव के बाद, मतलब ये एक स्टेटेड फैक्ट है कि मोदी जी का जो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से पार्लियामेंट्री पार्टी में चुनाव होना चाहिए, उनके लीडर के हिसाब से, उसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्हीं को चुना जाता, लेकिन वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं की गई। डायरेक्टली एनडीए की मीटिंग में उनको एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर के तौर पर उनको इलेक्ट किया गया, उनको डिक्लेयर किया गया, जो जैसे आप उस शब्द को इस्तेमाल करना चाहते। तो मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर के प्रोसेसेस जो हैं उसमें थोड़ी मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट रहा है कि उतने ध्यान से सारे प्रोसेसेस को कंप्लीट नहीं किए जा रहे। नए संदर्भों में अभी की जो राजनीति है, ये ऐसा नहीं लगता है कि ये तो एक थोड़ी सी आइडियलिस्टिक सी बात अब हो गई है? ये ठीक बात है, प्रक्रियागत पार्टी के अंदर लोकतंत्र कितना है क्या नहीं, पर आप देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की कॉम्पिटिटिव पार्टीज हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है पूरे देश में, कई जगहों पर, ज्यादातर जगहों पर वो चुनाव लड़ती है। उसके यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे का जो चुनाव होता है उनके यहाँ, वो लगभग उसी तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे अपने ऑफिशियल बयान में कह चुके हैं कि इस मसले पर फैसला तो हाईकमान करेगा। तो हाईकमान कौन सा है? मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष हैं, वो ये स्वीकार करते हैं कि राहुल गांधी जो कि एक सांसद हैं वो हाईकमान है, सोनिया गांधी जो कि अब सांसद भी नहीं है, क्या वो हाईकमान है? तो पार्टी के भीतर लोकतंत्र की इच्छा रखना, किसी भी पार्टी के भीतर, अब थोड़ा क्या जरूरत से ज्यादा आइडियलिस्टिक होना नहीं है? जिसकी सत्ता वो है, कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस।
भारतीय जनता पार्टी तो आइडियलिस्टिक थी। वो कहती थी पार्टी विद अ डिफरेंस, तो हम बाकी पार्टियों के अगर पथ पे चल रहे हैं तो हम उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं। या तो भारतीय जनता पार्टी बोले वी आर नो लॉन्गर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। पार्टी के संविधान में ये बकायदा लिखा हुआ है कि नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक हर 3 महीने में होनी चाहिए, है बिल्कुल लिखा हुआ। तो या तो आप संविधान को अमेंड करिए, संशोधित करिए, या फिर मतलब उसको मानिए। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर मुझे लगता है कि फील्ड पूरा ओपन हो जाता है कि जिस तरह की मैं बातचीत कर रहा हूं, ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। मैं कह रहा हूं कि पार्टी के लोग इस फंक्शनिंग से खुश हैं, कहीं कोई विरोध आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन एज अ राजनीतिक ऑब्जर्वर मैं ये मानता हूं कि मेरे को जो सुनने या पढ़ने वाले हैं उनके प्रति अगर मैं ऑनेस्ट नहीं हूं तो फिर मैं अपना काम को ठीक तरीके से नहीं करूं। मुझे ये कहना बहुत जरूरी है कि कई जो प्रोसेसेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली लेड आउट, मैं दोबारा से अभी कुछ दिन पहले एक बार दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन को भारतीय जनता का पढ़ा मैंने, तो ये सब चीजें लिखी हुई है कि कौन सा प्लेटफॉर्म कितने पीरियड के बाद उसकी एक बैठक कम से कम होनी चाहिए। इन सब चीजों की जरूरत है और कैसे फैसला किस प्रोसेस से लिया जाता है उसकी जानकारी, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है 3 महीने या 4 महीने के अंदर होनी चाहिए। 3 कार्यकारिणी की बैठक होनी चाहिए। एक राष्ट्रीय परिषद की बैठक जो है वो सालाना होनी चाहिए। लेकिन जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी आलाकमान फैसला लेगा, ये भारतीय जनता पार्टी में भी इस बात को जो भी अध्यक्ष होते हैं वो यही कहते हैं कि पार्टी का आलाकमान फैसला लेता है, अध्यक्ष फैसला नहीं ले सकते। क्योंकि पार्टी के अंदर जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड है। कई बार ऐसे कई मौके आए हैं जब अध्यक्ष जो हैं कुछ चाहते थे लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड में अध्यक्ष के फैसले को बदला गया है, या कई ऐसी चीजें हुई जब अध्यक्ष ने कहा कि इस पे अंतिम फैसला मैं लूंगा क्योंकि अध्यक्ष ही ये जो पावर मेरे पास है उस पर। लेकिन चर्चा पार्लियामेंट्री बोर्ड में जरूर होती थी, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर चर्चाएं होती हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष की बात भी सर्वोपरि हो, ये जरूरी नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है भारतीय जनता पार्टी में। पंकज जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। ये नितिन नवीन की मेडन स्पीच, उनकी पहली स्पीच अध्यक्ष बनने के बाद, उसके की पॉइंट्स, जैसे उनके बारे में कई बातें कही कि प्रदेश स्तर की राजनीति की, ठीक है कि 2023 में वो छत्तीसगढ़ में चुनाव के समय प्रभारी के तौर पर उन्होंने काम किया और सक्सेसफुल काम किया, क्योंकि बहुत सारे ज्यादातर एग्जिट पोल कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे। भूपेश बघेल का सेफ हाउस माना जा रहा था छत्तीसगढ़ को। वैसे समय में बीजेपी वहां से जीत करके आई, जिसका कई लोगों को श्रेय जाता है, पर उसका श्रेय प्रभारी होने के नाते नितिन नवीन को भी जाना चाहिए। 5 बार से विधायक हैं बांकीपुर से और बहुत कम उम्र में विधायक बन गए थे, तो 5 बार से विधायक होने का अनुभव तो है उनके पास, एक प्रतिनिधित्व लोगों का करने का तो अनुभव है। पर संगठन कौशल को लेकर के कुछ बातें हुई कि भारतीय जनता युवा मोर्चा में अधिक काम किया है, अभी नौजवान हैं। उस नजरिए से उनके पहले भाषण को आप कैसे देख रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के जिन वरिष्ठ नेताओं से आपकी बात हुई हो भाषण के बाद, उन्होंने उसको कैसे आंका है? देखिए, एक चीज को समझना होगा कुलदीप भाई कि जब पार्टी बीजेपी सत्ता में होती है तब उसका व्यवहार और काम करने का तरीका, और जब वो विपक्ष में होती है तो बिल्कुल अलग अलग होता है। ये बात सर्वविदित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नितिन नवीन पसंद आ गए तो नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और अब वो पूर्ण रूपेण अध्यक्ष हो गए। पिछले कई महीनों से हिमांशु बाबू इसके बारे में डिटेल बताएंगे, संघ और संगठन यानी बीजेपी के बीच में सहमति नहीं बन पा रही थी अलग अलग नामों पे, और उनका अनुभव, और कई राज्यों के प्रभारी रहे ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन उन सब पर सहमति नहीं बन पाई, तभी तो नितिन नवीन का नाम आया। अब जब नितिन नवीन बन गए हैं तो बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है कि कितने कर्मठ, कितने अनुभवी और कितनी बार के विधायक, लंबा चौड़ा अनुभव है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि भाई वो मेरे बॉस हैं। वो क्यों कहना पड़ा प्रधानमंत्री को? क्योंकि अगर आप बीजेपी ऑफिस जाएंगे या पार्टी के सीनियर लीडर से बात करेंगे तो वो नितिन नवीन के बारे में क्या कह रहे थे, क्या सुन रहे थे, ये सबको पता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा है। दूसरी भी एक बड़ी बात बताता हूं, थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। अध्यक्ष का कितना बड़ा रोल होता है ये सबको पता है।
कि जब नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने के बारे में फैसला किया गया अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से, उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष थे जेना कृष्णमूर्ति, उनके पास कुछ पत्रकार पहुंचे तो उनको पता ही नहीं था इस फैसले के बारे में। जब जेपी नड्डा इतने साल तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, आप उन तस्वीरों में जाकर देखिए, जिन राज्यों में चुनाव हुए, चाहे जिनसे गठबंधन करना हुआ, बड़े फैसले अमित शाह के यहाँ से हुए, उनसे मिलकर निकलते थे, बातचीत हो जाती थी। नड्डा जी को तो बहुत बाद में पता चलता था, ये सबको पता है। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, जो उन्होंने कहा नितिन नवीन ने, वो है वॉच टावर वाली बात। वो जो एक देखेंगे ना आप, एक लंबा सिलसिला था बीजेपी के अंदर में कि 9 बार के विधायक, 7 बार के सांसद, जैसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यूपी में पंकज चौधरी। तो जो नए कार्यकर्ता हैं उनको लगता मेरा नंबर कब आएगा, सब जगह तो यही सब मठाधीश लोग बैठे रहेंगे, तो हमारा नंबर कैसे आएगा, कब आएगा। नितिन नवीन को बनाने का एक बहुत बड़ा मैसेज ये गया है, और जिसको खुद उन्होंने रिट्रेट किया नितिन नवीन ने, कि आप कहीं भी रहेंगे और पार्टी आपकी पहचान कर लेगी। तो वो इस अपने को देखते हुए उन सभी कार्यकर्ताओं में, खासतौर से युवा कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं कि भाई चूंकि इतने साल तक सेंटर में सत्ता में रहे, कई राज्यों में बीजेपी जो है कई सालों से सत्ता में है, मध्य प्रदेश हो, ये आप जहां मैं लखनऊ में बैठा हूं, यूपी में, बिहार में कई सालों से एनडीए की सरकार है, तो धीरे धीरे कार्यकर्ताओं में जकड़न की इनर्शिया आने लगती है। तो ये एक बात कहना कि नए कार्यकर्ता अगर उत्साह से और कर्मठता से, मेहनत से काम करेंगे तो उनको वो जगह जिसके लिए वो चाहते हैं, उन सबको वो जगह मिलेगा। तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट जो है बड़ा मारक था कि नितिन नवीन ने जो ये बात कही है। लेकिन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या करना होता है ये सब जानते हैं। चूंकि पार्टी सत्ता में है, बहुत सारे फैसले जो हैं पहले ही से तय किए जाते रहे हैं। नितिन नवीन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आमतौर पर जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं उनके बीच काम बांटा जाता है। लेकिन कुछ अब चूंकि खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उन्हें बनाया है, तो उनमें ताकत दी जा रही है और इसीलिए कई मैसेजेस दिए जा रहे हैं। अब अगर गौर करेंगे कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्ण रूपेण बनते ही, जैसे आप लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि केरल में चुनाव प्रभारी दे दी गए, राम माधव की फिर से एंट्री हो गई, एक अशोक परनामी जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रहे, जयपुर के मेयर रहे, जो कहा जा रहा है ना कि पीढ़ी परिवर्तन हो रहा है, बड़ा सा वो है कि बहुत सारे सीनियर लीडर्स में पता नहीं उनके पास क्या काम रहेगा, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है। तो 72 साल के अशोक परनामी है, उनको भी तेलंगाना के लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए सह प्रभारी बनाया गया। तो अलग अलग कॉर्नर से मैसेज देकर के सबको एक साथ जोड़कर रखने की बात कहीं न कहीं नितिन नवीन के कंधे पर से रखकर की जा रही है, ताकि उनकी पोजीशनिंग बहुत बेहतर तरीके से एक मजे में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हो, ऐसा मुझे दिख रहा है और समझ में आ रहा है। ठीक है नीलांजन जी, यहां से एक बात जो पंकज जी ने जिस ओर इशारा किया, जनरेशनल शिफ्ट की बार बार बात होती है और ये बीजेपी में पहले भी बात होती रही है इसके पहले भी बहुत सारे नितिन पुरातन हो गए हैं। नितिन गडकरी जो कि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, अब सड़क परिवहन मंत्री नितिन नवीन अब अध्यक्ष हैं। तो जब नितिन गडकरी अध्यक्ष बने थे तो अपनी उम्र के हिसाब से वो भी नौजवान थे, राजनाथ सिंह भी नौजवान थे जब पहली बार अध्यक्ष बने थे। जनरेशनल शिफ्ट की तरह इसको देखा जाए, प्रधानमंत्री ने कहा कि मिलेनियल पीढ़ी से आते हैं, जितनी पार्टी की उम्र है उतनी इनकी उम्र है, इन्होंने वो पुराना दौर देखा है और अब ये एआई का दौर भी देख रहे हैं, तो रेडियो भी देखा है, एआई भी देख रहे हैं। या इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल किया इन पर और एक सीनियर बीजेपी ऑफिशियल के हवाले से बिना नाम बताए ये छापा कि एक इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि नितिन नवीन की पूरी टीम जो है वैसी ही नौजवान होने वाली है, एक गुड मिक्स रहेगा अनुभव और नौजवान नेताओं के बीच में। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक अच्छे संतुलन के साथ आगे बढ़ेगी, ऐसा कोई जनरेशनल शिफ्ट की तरह नहीं होगा कि अब उनकी टीम भी लगातार नए, उसमें आप देखेंगे कि नए ही लोग होंगे उनकी टीम में। अब कहा जा रहा है सुनील बंसल भी हो सकते हैं और लोग भी हो सकते हैं, कई वरिष्ठ लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई पार्टी इस तरह के, हालांकि भारतीय जनता युवा मोर्चा को लेकर के इस तरह के नियम बनाए गए कि साहब 35 साल से अधिक उम्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा का नहीं होगा, प्रदेश में 32 से अधिक का नहीं होगा, पर क्या पार्टी अब युवा की ओर, युवा लोगों को नेतृत्व देने की ओर ही बढ़ चली है, यही उसकी प्राथमिकता में है, ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है इससे? नीलांजन जी, मैं पंकज जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमको भारतीय जनता पार्टी को तब देखना होगा जब वो सत्ता में होते हैं और या जब सत्ता में नहीं होते हैं, उन दोनों में बिल्कुल फर्क है। जनरेशनल शिफ्ट जब सत्ता में नहीं होते हैं तो वाकई अगर प्रेसिडेंट को चेंज कर दिया जाए
और बिल्कुल नई पीढ़ी के होके आए। जैसे मतलब भारतीय जनता पार्टी क्या, उसके और पीछे चले जाइए आप, जनसंघ के समय चले जाइए। 1970 के दशक में पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी जनसंघ के अध्यक्ष बने थे सबसे पहली बार जी, और उसके तुरंत बाद लालकृष्ण आडवाणी जी बने थे अध्यक्ष। दोनों जो हैं अपने 40s में थे, कम उम्र वाले लोग थे, और उन्होंने उस समय की जो एग्जिस्टिंग जो सीनियर लीडर्स थे, चाहे वो एमएल सोंडी हो या और लोग हों, तो उनको ओवरटेक करके ही वो बने थे। तो वो एक समय का जेनरेशनल शिफ्ट हम लोगों ने देखा था जनसंघ में। उसके बाद हम लोगों ने किसी तरह का उस तरह जेनरेशनल शिफ्ट नहीं देखा। जरूर कोशिश की गई थी जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जनक कृष्ण मूर्ति जी के बाद बंगारू लक्ष्मण को लाया गया था, वो एक तरह से कम उम्र वाले थे। तो मैं ये कह रहा था कि जब सत्ता में होती है तो जेनरेशनल शिफ्ट को हमको मेरे ख्याल से एकदम टॉप से देखा जाना चाहिए, टॉप यानी कि प्रधानमंत्री। तो जेनरेशनल शिफ्ट भारतीय जनता पार्टी में हम तब मानेंगे जब शीर्ष के जो नेता हैं वो अनडाउटेडली, चाहे पार्टी संगठन में कोई पद हो या ना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो वहां पे तो कोई जेनरेशनल शिफ्ट हो नहीं रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में कोई मेजर जेनरेशनल शिफ्ट हो रहा है। जो उनकी टीम निकल के आएगी, मुझे नहीं लगता कि एकदम मतलब रैंडम बेसिस पे जो लोग सीनियर हैं, जो नितिन नवीन जी से उम्र में बड़े हैं, उनको टीम में नहीं शामिल किया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा ड्रास्टिक होगा। तो सोच पूछ के ओल्ड एंड द न्यू को बिल्कुल कंबाइन किया जाएगा, नए लोग लाए जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नए लोगों को लाया जाता है, इसका एक लंबा ट्रेडिशन है जिसको हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और वही चीज मैंने कहा कि ये मैं दूसरे पार्टी से कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग हमेशा से एक अलग किस्म की पार्टी के तौर पे देखेंगे। दूसरा एक और चीज मेरे ख्याल से छूट नहीं जाना चाहिए। हम लोगों ने 2-3 बार राम माधव जी का नाम लिया है। राम माधव जी बहुत सीनियर पोजीशंस पे रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी भी रहे। इलेक्शंस के मामले में उन्होंने बहुत सीनियर मेजर चार्जेस उन्होंने हैंडल किए हैं, और जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में पार्टी हाँ, के लिए जम्मू कश्मीर वहां के भी किए हैं, और अब मतलब बेंगलोर में म्यूनिसिपल कमेटी के। तो वो एक तरह से हो सकता है कि उनके जो बिल्कुल निजी लोग समर्थक हैं, जो उनके मित्र हैं, वो मान सकते हैं कि उनका थोड़ा डिमोशन हुआ है। लेकिन ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है किसी भी चुनाव को अनइम्पोर्टेंट नहीं मानती। ये एक बुनियादी फर्क है भारतीय जनता पार्टी और अदर बाकी पार्टियों में, कि वो हर चुनाव को उतने ही सीरियसली कंटेस्ट करती है जितना कि बाकी चुनाव में, जिसमें उनका चांस भी नहीं हो तो भी उनको देखेंगे कि वो चुनाव लड़ते हैं उतने सीरियसली। ये हम लोगों ने तब से देखा है जब से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ही एक मार्जिनल फोर्स थी, 2 मात्र उनके लोकसभा में मेंबर होते थे, लेकिन फिर भी ऐसे लड़ते थे कि जैसे ये आखिरी लड़ाई। ये कैरेक्टर भारतीय जनता पार्टी का यूनिक है, जिसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि उनके जो ओपोनेंट्स हैं उनको ये भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। हिमांशु जी, टीम में नई टीम बनेगी, उसमें किन किन की एंट्री हो सकती है? कुछ नाम पता चले अभी आपको? देखिए, बिल्कुल नई टीम बननी है। उसमें यूथ यानी युवा और अनुभवी नेताओं का एक सामंजस्य बैठाया जाएगा, जैसा कि निरंजन जी ने बोला अभी या पंकज जी ने कहा। उसमें सुनील बंसल, तरुण चुग, विनोद तावड़े ये भी रहेंगे, और नए चेहरे उनको भी शामिल कराया जाएगा, क्योंकि महिला एक आनी है। उनके साथ साथ नए चेहरों को इंट्रोड्यूस करना जो कंट्रोवर्सी से दूर हैं, पिछले दिनों में जिन पे कंट्रोवर्सी हुई, उन सबको अलग हटा के नए चेहरों के ऊपर तकसीद जो है वो की जाएगी भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि एक संदेश देना है। और भारतीय जनता पार्टी कुछ नाम, नई टीम के कुछ नाम अभी देखिए, आप नाम आज के दौर में गेस नहीं कर सकते। और राजेंद्र राठौड़ का नाम सुना? किनका? राजेंद्र राठौड़। देखिए, मैं वही कह रहा हूं, तो आप सतीश पूनिया का भी नाम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी लगातार जो है जिम्मेदारियां हैं। जैसे ग्रेटर हैदराबाद में उनको जिम्मेदारी दी गई है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, वो हरियाणा के इंचार्ज हैं। तो अगर जाट कम्युनिटी से लेना है तो सतीश पूनिया भी है। ऋतुराज सिन्हा भी हो सकते हैं। जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए, और आने वाले चुनावों के समीकरणों में
जो फिट बैठेगा वो जो है पार्टी महासचिव, पार्टी के सचिव, उपाध्यक्ष पद पर विराजमान होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है, बहुत सोच समझ के फैसले लेती है, जिसका जिक्र निरंजन जी ने भी किया। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जिसका जिक्र पंकज जी और निरंजन जी कर रहे थे ना, कि जब आप सत्ता में होते हैं, ये हर पार्टी के अंदर जब आप सत्ता में होते हैं आपका नेतृत्व मजबूत होता है। अगर आप सत्ता में नहीं है तो उस पर किस तरीके की स्थिति होती है, इसके कई उदाहरण हैं। भारतीय जनता पार्टी 2004 से 14 में सत्ता में नहीं थी। उमा भारती का किस्सा हम सबको याद होगा। अरुण शौरी ने 2009 के चुनाव हारने के बाद कहा था कि आरएसएस को बीजेपी के हेडक्वार्टर पे बम्बार्डमेंट करना चाहिए। कितने लोग पार्टी छोड़कर गए थे और फिर जब सत्ता में आई है भारतीय जनता पार्टी तो वापस भी आए। अब क्योंकि अध्यक्ष के कामकाज को लेकर जिक्र किया था पंकज जी ने, मैं उसमें एक उदाहरण दे देता हूं। पंकज जी ने 2002 का जिक्र किया। एक पब्लिकली जो इंसिडेंट हुआ था 1995 में, जिसमें उस वक्त के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने मुंबई अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया बिना किसी से चर्चा किए। और अटल जी दूसरी तरफ से कहते रहे कि नहीं मैं नहीं आप, मैं नहीं आप। और अंततः जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि मैं अध्यक्ष हूं और अध्यक्ष का फैसला अंतिम होता है अटल जी। और उसके बाद अटल जी शांत हो गए और उस पर मोहर लग गई। दूसरी चीज, संजय जोशी ने जिन्ना विवाद के बाद जो है वो अटल बिहारी माफ कीजिएगा लाल कृष्ण आडवाणी से इस्तीफा मांग लिया था पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के अंदर कि आपको इस्तीफा देना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस वक्त सत्ता में नहीं थी। और लाल कृष्ण आडवाणी ने जो बयान दिया था उससे ना सिर्फ संघ, पार्टी का कार्यकर्ता भी जो है वो नाराज था। आप जब सत्ता में नहीं होते हैं तब नेतृत्व कमजोर होता है। आपके मुख्यमंत्री आपके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। कल्याण सिंह ने सत्ता में रहते हुए अटल जी के खिलाफ कहा था। गोविंदाचार्य हैं, सत्ता में नहीं थे तो आप देखिए बाबूलाल मरांडी, उमा भारती, मदन लाल खुराना, बड़ी लंबी फहरिस्त है। ठीक है, जब आप सत्ता में रहेंगे आपका संगठन पे आपकी ग्रिप रहेगी और फैसले जो हैं वो कंसल्टेशन से ही होते हैं। बहुत सी जगहों पे नजर नहीं आता है, लेकिन कंसल्टेशन ये बात सही है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक का जिक्र नहीं हुआ कहीं। ठीक है, पता नहीं वो हुई थी क्या बैठक पार्लियामेंट्री बोर्ड जी, जो हम लोगों को थोड़ी बहुत सूचना आई थी उसमें उस दिन प्रधानमंत्री आवास पे 2 बैठकें हुई थी। एक गुजरात के संगठन से संबंधित हुई थी और एक दूसरी बैठक थी, दूसरी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी। ऐसी भी सूचना नहीं संतोष, जेपी नड्डा, अमित शाह ये लोग वहां पर थे। ठीक है, अच्छा ठीक। अब पंकज जी क्या एक बात बताइए, एक प्रश्न और है। नितिन नवीन अभी विधायक हैं और क्या वो विधायकी छोड़ करके, राज्यसभा के अप्रैल में चुनाव होने हैं बिहार से ही और भारतीय एनडीए के पास आराम से 4 सीटें निकल सकती हैं, जो उसका अभी वहां बहुमत है। 4 राज्यसभा के पद एनडीए अपने हिस्से में ले सकता है। तो क्या नितिन नवीन विधायकी छोड़ करके राज्यसभा आकर के दिल्ली आएंगे, या फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है किसी भी अध्यक्ष के लिए जिसके सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं नए प्रदेशों में, जहां भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में नहीं रही, पश्चिम बंगाल, केरल, वहां पर अच्छा प्रदर्शन करना है, ज्यादा मेहनत करनी है उन्होंने कहा भी, तो वो पटना दिल्ली करते रहेंगे, विधायक की भूमिका तो ठीक से निभा नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा उनको दिल्ली ले आया जाए राज्यसभा सांसद बना करके। इसकी संभावना, इसके आसार हैं, या विधायक रहते हुए ही वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे? मुझे पता नहीं पहले कितने केस याद हुए, पर अमित शाह का केस याद है, जब पहली बार वो गुजरात से दिल्ली लाए गए थे अध्यक्ष बना करके, तो वो विधायक थे और एक समय के बाद, कुछ वक्फे के बाद जो है
उनको केंद्र में लाया गया राज्यसभा सांसद बना करके। जो 2 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, तो इस तरह की कई हलकों में खबरें हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, अमित शाह के मामले का आपने जिक्र किया कि जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए फिर भी वहां पर वो विधायक थे और जाते भी रहते थे विधानसभा की बैठकों में, लेकिन उनका मसला कुछ और था। मुझे लगता है जिस तरीके से 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, फिर उसके बाद अगर आप देखें 27 की शुरुआत में यूपी का एक बड़ा विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा में अगर विधायक रहेंगे और बैठक में नहीं जाएंगे तो फिर उसको लेकर भी तमाम सवाल उठाए जाएंगे। तो मुझे लगता है ये जो राज्यसभा के चुनाव होने हैं, और बिहार से ही 4 सीटें तो है, 5वीं सीट भी हो सकती है अगर एनडीए चाहे तो मुझे लगता है कि पार्टी नेतृत्व और वो खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो फैसला ये होना चाहिए कि वो राज्यसभा पहुंच जाएं और यहीं दिल्ली में जमकर दूसरे प्रदेशों में भी जा सकें। कम से कम बिहार जाने की उनकी अनिवार्यता खत्म हो जाए, मुझे ऐसा लगता है। एक चीज है कुलदीप जी जिसका जिक्र आपने किया कि गृह मंत्री अमित शाह 2014 में जब अध्यक्ष बने तो वो विधायक थे और 17 में उनको राज्यसभा वो गए चुनकर, लेकिन नितिन गडकरी भी जब अध्यक्ष बने थे तो वो एमएलसी थे। अच्छा, हाँ। और लगातार एमएलसी रहे और उन्होंने घोषणा की थी कि वो राज्यसभा के द्वारा जो है केंद्र की राजनीति में नहीं आएंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे 2014 का और तब वो आएंगे। तो कहीं ना कहीं पार्टी भी ये चाहेगी कि नितिन नवीन अगर विधायक हैं वो विधायक रहें, वहां के विधानसभा के सत्रों में जो है वो भाग लें, लेकिन जब वो आए तो लोकसभा के सदस्य के रूप में आए या फिर बाद में राज्यसभा से आए। उनका ये जो कार्यकाल है इसको कंप्लीट कर ले। नीलांजन जी, आपसे बात करना चाहता हूं। आपके उस लेख पर आपने लिखा वाई विल नितिन नवीन रियली बी मोदीज बॉस। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो मेरे बॉस हैं अब और हम सभी के अध्यक्ष हैं वो। थोड़ा सा समझाइए इसको, मतलब मैं किस नजरिए से आप इसको कहना चाह रहे हैं। ये बात सही है, ये जग जाहिर भी है कि नरेंद्र मोदी इस समय देश के सबसे ताकतवर नेता हैं, तो पार्टी के भी सबसे ताकतवर नेता हैं, लेकिन उनका जो मैसेज था कि अब वो मेरे भी बॉस हैं, ये बात एक हद तक समझ में आती है कि जेपी नड्डा के समय भी पावर सेंटर अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही रहे, लेकिन क्या जो जिसको कहते हैं पावर शेयरिंग, थोड़ी सी शक्तियां दी जानी स्वतंत्र तौर पर अध्यक्ष को, वो होगा या नहीं, उसको लेकर के आपकी आशंकाएं, संभावनाएं, आसार आप क्या सोचते हैं, वो थोड़ा बताइए। क्या नितिन नवीन शक्तिहीन किस्म के अध्यक्ष रहेंगे, ऐसा आप लिखना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि मतलब ये बात की मतलब मोदी जी को कहने की जरूरत पड़ गई कि ये मेरे बॉस होंगे। तो वो तो यंग है इसलिए भी ना, कि नौजवान है इसलिए भी। यही दर्शाता है कि लोगों को डाउट था कि वो अध्यक्ष क्या वो सिर्फ नाम के वास्ते रहेंगे या वाकई उनके पास कोई पावर होगा, तो इसीलिए मोदी जी ने वो बात कही। तो मुझे नहीं लगता कि देखिए, और अगर आप कंपेयर करें कि 2014 के बाद कौन कौन अध्यक्ष जी, जो 2014 का चुनाव राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व के अंडर हुआ, उसके बाद प्रेसिडेंट बन गए अमित शाह जी। तो अमित शाह जी प्रेसिडेंट मतलब केंद्र की राजनीति में ना आए हुए भी, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी में उनका कद बहुत बड़ा था, बहुत ऊंचे लेवल के वो नेता बन गए थे, खास तौर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस के बाद। आपको याद होगा 2014 में मोदी जी ने कहा था कि असली मैन ऑफ द मैच तो ये हैं, और अमित शाह जी के बारे में उन्होंने कहा था। उनको उस समय एक एमएलए से लेके केंद्र में टोटली हटाना उचित नहीं था, क्योंकि 13 साल बाद पहली बार गुजरात में एक पावर वैक्यूम हो गया। मोदी जी हट गए थे, भारतीय जनता पार्टी शायद, जैसे कि बाद के डेवलपमेंट्स ने दिखाया, उस तरह से तैयार नहीं थी, या जो बोलते हैं ना कि बैटन ठीक तरह से आनंदीबेन पटेल और जो पूरी जो गुजरात की में जो भारतीय जनता पार्टी का जो यूनिट था, वो तैयार नहीं थे एक मोदी विहीन तरीके से सरकार और संगठन को चलाने के लिए। इसीलिए जितना स्टेबिलाइज हो पाया वो अमित शाह की वजह से हो पाया, क्योंकि वो लगातार वहां जाते रहे, हर सप्ताह में वो जाते थे वहां पे और जाके चीजों को स्टेबिलाइज करते थे। वही कारण है कि वो जो क्रूशियल दौर था उसको भारतीय जनता पार्टी सेफली बगैर किसी गड़बड़ के पास ऑन कर गई थी। उसके बाद 2019 में जब नड्डा जी को बनाया गया था, ये बात सही है
कि नड्डा जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। हम उनको एज यंग रिपोर्टर सबसे पहली बार 90 के दशक में पहली बार मिले थे जब वो भारतीय युवा जनता मोर्चा के अध्यक्ष होते थे राष्ट्रीय लेवल पे। उसके बाद वो 1-2 साल के बाद वो हिमाचल प्रदेश में चले गए, जहां उनकी मोदी जी से लगातार काम करते रहे। मुझे बल्कि याद भी है कि एक बार मोदी जी आए थे, जब वो दिल्ली में पोस्टेड थे, तो हमसे मुलाकात हो गई, तो उन्होंने कहा कि भाई आपके मतलब मित्र से मुलाकात होती रहती है लगातार नड्डा जी के बारे में। खैर नड्डा जी मित्र तो नहीं थे, लेकिन मोदी जी का वो बड़प्पन था कि उनको मतलब एज अ फ्रेंड करके उन्होंने रेफर किया था। लेकिन कहने की बात यह थी कि उनके वर्किंग रिलेशंस मोदी जी के साथ, अमित शाह के साथ उतने नहीं थे, लेकिन नड्डा जी बहुत ही मैलिएबल किस्म के हैं, वो किसी के साथ भी काम कर सकते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल मतलब समझ गए कि उनकी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होनी है मोदी जी के पास, क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं है। उनकी मतलब गवर्नमेंट रिलेटेड चीजों को लेकर अमित शाह जी से बातचीत लगातार ज्यादा होती रहेगी। तो वो एक तरह से 3 लोगों की लीडरशिप बन गई, जो भारतीय जनता पार्टी में 2019 से लेके 15 दिसंबर 2025 तक की हमको देखने को मिला। उन्हीं के बीच में अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन होता था। आपको कभी पूरे इस 6 साल के पीरियड में आपको कभी भी कोई मतलब ये बोलते हैं ना डिस्कॉर्डेंस की कभी आपको कोई महसूस नहीं किया गया। मोदी जी, अमित शाह और नड्डा जी की इनके आवाज अलग अलग दिशा में जा रहे पार्टी के किसी फैसले को लेके। तो जाहिर सी बात है एक और लेवल आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि नड्डा जी बहुत इन्वॉल्व होंगे पार्टी के संगठन के इश्यूज को लेके। वही चलता रहेगा कि एक लेवल पे प्रेसिडेंट रहेंगे, दूसरे लेवल पे अमित शाह जी रहेंगे, और फाइनल लेवल पे मोदी जी एज द फाइनल आर्बिट्रेटर कि क्या होना चाहिए, अंतिम निर्णय उन्हीं का रहेगा। उस तरह से ये फंक्शन करेगी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो बात कही वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का जो पद है उसकी गरिमा को मेंटेन करने के लिए उन्होंने कहा ये मेरे बॉस है। मैं ये मानता हूं। शुक्रिया आप सभी का।